गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर झेन की देन पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, जैसे कि नाम है झेन की देन, झेन का अर्थ होता है ध्यान मुद्रा। बेटा, जापान में ये ध्यान यानी मेडिटेशन करने की एक विधि है। जब हमारा दिमाग ज़्यादा थक जाता है, उस थकान को कम करने के लिए ये लोग मेडिटेशन जो करते हैं, जिस विधि से ये मेडिटेशन करते हैं, उसे यहाँ पर झेन की देन कहा गया है। यहाँ पर बेटा बताया गया है कि जो जापान के लोग हैं वो हर काम को बड़े ही तेजी से करते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के साथ कंपटीशन करते हैं और वे पूरे एक महीने का काम एक दिन में करने की कोशिश करते हैं। वे बोलते नहीं, बकते हैं। वो चलते नहीं, वो दौड़ते हैं। अर्थात उनकी जिंदगी बड़ी ही रफ्तार लिए हुए होती है और इस रफ्तार भरी जिंदगी में उनका जो है मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा जाता है। और इस मानसिक संतुलन के गड़बड़ाने के कारण वहाँ के लोगों में मानसिक बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो बेटा, यहाँ पर जापान के लोगों ने एक विधि बनाई है। इसमें ना 6 मंजिली इमारत, जो 6 मंजिली इमारत में सबसे ऊपर टॉप पर 6 मंजिल पर झोपड़, ये जो पट्टियां होती, जो पत्ते घास फूस से बनी हुई, ऐसी वो झोपड़ी बनाई हुई है। और उस पर वहां पर सिर्फ 3 व्यक्ति ही एक समय में बैठ सकते हैं, ताकि वहां कोई शोर शराबा ना हो और शांति बनी रहे। और वहां बैठ करके 2 घूंट चाय को वो 1.5 घंटे में धीरे धीरे एक एक सिप करके पीते हैं और इस तरह से वो मेडिटेशन करते हैं। और चाय पीने की इस विधि से जो उनकी मेडिटेशन होती है, उसका ध्यान जो होता है, उससे उनका जो दिमाग है वो फ्रेश होता है, यानी कि एक तरह से शांत हो जाता है। शांत माहौल में धीरे धीरे चाय पीना और मन को शांत करना, यहाँ के लोग मन को ऐसे शांत करते हैं। तो बेटा, झेन की देन चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में कुछ बातें करेंगे। इसके लेखक है रविंद्र केलेकर। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन में ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज में परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने जीवन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षक लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं, यानी रचनाएं हैं कोंकणी में उजवा ढांचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे पाठ झेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ पर जो लेखक कालेलकर जी हैं, वो केलेकर जी हैं, तो वो कहते हैं कि जापान में मेरे एक दोस्त रहते थे। मैंने उनसे पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी अधिक होती है? तो वो कहता है मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण मीन्स मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। इसकी क्या वजह है? लेखक ने पूछा। कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं है, दौड़ता है। कोई बोलता नहीं, बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, यानी कि वो
अकेले होते तब भी शांत नहीं रहते, तब भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, यानी कंपटीशन करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, यानी कि जो दिमाग है वो बड़ी रफ्तार से चलता रहता है, हम कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। उस स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। आप भी देखते हो बेटा, कोई चीज अगर धीरे चलती है तो हम कहते हैं इसको इंजन लगा दो। तो यहाँ पर भी लेखक के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि लोग यहाँ जापान के लोगों ने तो स्पीड का इंजन लगा रखा है दिमाग में, यानी कि वो एक समय में बहुत सारी बातें सोचते हैं और जल्दी जल्दी वो बातें सोचते रहते हैं और उनका जो दिमाग है वो बहुत ही तेज हो गया है। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। शाम को है मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी, यहाँ देखो बेटा आगे पढ़ेंगे। टी सेरेमनी मतलब चाय जहाँ पर पी जाती है। चाय पीने की एक विधि है, जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं। बेटा चाय पीने की विधि को जापानी में क्या कहते हैं? चा नो यू। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी यानी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर प्रणकुटी मतलब पत्तों की कुटिया। बाहर बेढब सा यानी कि बेढंगा सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव उस पानी में धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन कौन था बेटा? आपको इसके वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए। चाजीन था चाय बनाने वाला, यानी कि वहाँ पर उस झोपड़पट्टी में एक तरह उस पर्णकुटी में चाय जो व्यक्ति पिलाता था उसको यहाँ पर चाजीन कहा था। हमें देखकर यह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया, यानी कि बड़े ही अदब से झुक करके उन्हें प्रणाम किया। उसने दोजो यहाँ जापानी में कहते हैं आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, इसलिए चाय बनाने के लिए। उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था कि जैसे जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। यानी कि बेटा क्या होता है, किसी काम को बड़े ही अच्छे सलीके से और तरीके से हम करते हैं तो एक तरह की लोगों में एक तरह से धुन सी चढ़ जाती है। तो धुन सा मतलब एक तरह से लहरें उठती हैं। तो यहाँ पर बेटा जिस प्रकार से कोई गाना गाते हैं तो बड़ा ही मधुर और बहुत ही अच्छा लगता है ना, वैसे ही यहाँ पर उसके द्वारा गरिमापूर्ण किए हुए कार्यों से उनको लगता है कि जापान का एक गाना है जय जयवंती, तो कहते हैं ऐसा लग रहा था कि कोई जय जयवंती का गाना चल रहा हो। ठीक है बेटा, वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। पानी का खदबदाना मतलब बेटा पानी का उबलना। ठीक है, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा, यानी कि 2 घूंट चाय को 1.5 घंटे तक थोड़ा थोड़ा करके ये लोग पीते रहे। सॉरी, पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, यानी लेखक कहता है कि मैं 10-15 मिनट तो मेरे को मतलब मेरा अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा दिमाग इधर उधर दौड़ता रहा, यानी उलझन में पड़ा रहा। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अंतकाल मतलब जो समय कभी भी समाप्त ना हो मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा, यानी कि मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया और वो एक तरह से सोने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर लेखक कहता है कि या तो हम जो समय बीत गया है
जो कमियां हमारी रह गई हैं उनको देख करके उनको सोच करके हम दुखी होते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, जो दोनों ही गलत है। असल में दोनों काल मिथ्या है, यानी भ्रम है, झूठा। क्योंकि वर्तमान में हम जी रहे हैं तो हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, ना कि भूतकाल के और भविष्य काल के बारे में। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे, यानी कि मैं दोनों को भूल चुका था। केवल वर्तमान क्षण मेरे सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। यानी कि जो 2 घंटे का समय उसने वहां पर मेडिटेशन किया चाय पीते हुए, उसमें उसको भूत और भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं रही और वो सिर्फ उस वर्तमान में जीने लगा। तो ऐसे करने से जो लेखक को पता चल गया कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। यानी कि बेटा ये जो जैन है, ये विधि जो ध्यान की मुद्रा है, ये बेटा बौद्ध धर्म में एक महाकश्यप नाम के बोधक हुए थे, उन्होंने इस विधि को लागू किया था, इस विधि के बारे में लोगों को बताया था। ठीक है बेटा, तो आशा है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बेटा यहाँ पर पतझड़ में टूटी पत्तियों के 2 पार्ट हैं, गिन्नी का सोना और जैन की देन। तो गिन्नी का सोना हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है, हमने सिर्फ जैन की देन पढ़ना था, वो हम पढ़ चुके हैं। बेटा इसके क्वेश्चन आंसर मैंने PDF में भेजे हैं, उनको आप लिखो और याद करो। धन्यवाद।